मिरर टीवी के हमारे प्यारे दर्शकों, आज हम बात करेंगे भारत के द्वारा पाक पर जो अभी हमला किया गया, जो एयर स्ट्राइक की गई, उसके बाद दुनिया में किस तरह से समीकरण बदले हैं, खासतौर से एशिया के समीकरण जो चेंजेज आए हैं, वो काबिले गौर हैं। और भारत ही नहीं, दुनिया के कई देश हैरत में हैं कि ये क्या हो गया एकदम से। ये जो ट्रंप, जो अमेरिका, जो खुल के ये कह रहा था कि हम भारत के साथ खड़े हैं हर हाल में, आज ट्रंप का रुख बदला बदला सा है। आपने वो गाना सुना होगा, फिल्म 14वीं का चांद का, बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं। तो वही हालात हैं। आज ट्रंप, अगर राजनीतिक जो पंडित हैं उनके नजरिए से देखा जाए तो उन्हें इस बात में भी कोई गुरेज नहीं है, कोई परहेज नहीं है कि वो चीन से हाथ मिला के और भारत को पटकनी देना चाहते हैं। आप समझ सकते हैं कि चीन पर कितना हैवी टैरिफ अमेरिका ने लगाया था, और खासतौर से ट्रंप उसकी रहनुमाई कर रहे थे अमेरिका की। और आज चीन से व्यापारिक समझौता कर लिया है अमेरिका ने, और अभी भारत से जो व्यापारिक समझौता है वो अधर में है, वो अभी बातचीत के दौर में है। तो कुल मिला के चीन को ये संदेश देना चाहता है अमेरिका कि भले ही आप पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, और हमने ये कहा था कि हम इंडिया को सपोर्ट करेंगे, लेकिन अब हम दोनों हाथ मिलाने की स्थिति में हैं। और इसकी असल में डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो एक ईगोस्टिक व्यक्ति हैं, हर चीज को ईगो बना लेते हैं। आपको याद होगा जब कोरोना का दौर चल रहा था तो उन्हें कहीं से ये मालूम पड़ा कि जो एक क्लोरोक्विन दवाई होती है जो मलेरिया के लिए प्रयोग की जाती है पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान उसका एक बड़ा आपूर्तिकर्ता है। और अमेरिका ने, उस समय ट्रंप राष्ट्रपति थे वहाँ के, उन्होंने कहा था हिंदुस्तान से कि जितना हम आपसे अपेक्षा कर रहे हैं उतनी हमें क्लोरोक्विन आप दीजिए। इंडिया ने कहा था कि साहब भाई, हमारे पास जो है वो पूरी दुनिया से डिमांड है क्लोरोक्विन के लिए, और हम उतना तो आपको नहीं दे पाएंगे, लेकिन फिर भी हम देंगे। तो इस पर वो जो ट्रंप है उनका रुख एकदम बदल गया। वो कहने लगे साहब अब ये देखना है कि मोदी हमारे दोस्त हैं कि नहीं है। तो इस तरह से जबरदस्त ईगोस्टिक व्यक्ति हैं। और अगर ट्रंप की बात छोड़ भी दी जाए तो पूरा अमेरिका ईगोस्टिक है और पूरी दुनिया पे अपनी दादागिरी चलाना चाहता है। वो ये सोचता है कि जो वो कहेगा और जो करेगा दुनिया को वही करना पड़ेगा। आप देखें कि 9/11 का जो ट्विन टावर का हमला हुआ था अमेरिका के ऊपर, तो उस समय बुश वहां के राष्ट्रपति थे और कॉलिन पावेल वहां के विदेश मंत्री थे। और ये क्लियर लगभग हो गया था कि इसका जो हमले का जो मास्टरमाइंड है वो ओसामा बिन लादेन है, और वो अफगानिस्तान में वहां बैठकर अलकायदा का नेतृत्व करता है, वहां मौजूद है वो। और अमेरिका ने ये कहा था कि हम कहीं से भी होगा, पाताल से भी उसको ढूंढ लाएंगे और उसको सजा देंगे। तो इस काम में जाहिर है कि उसको पाकिस्तान की मदद की जरूरत थी, क्योंकि अफगानिस्तान पे अगर वो कोई भी सैनिक कार्रवाई करता तो पाकिस्तान की जमीन पर उतरे बिना नहीं कर सकता था। उसके हवाई जहाज़ों को, लड़ाकू विमानों को वहां से ईंधन की जरूरत होती, वहां से वो मिसाइल दाग सकता था, वहां से वो तमाम हथियार दाग सकता था। तो कॉलिन पावेल ने एक स्टेटमेंट दिया था और बड़े खुले तौर पर ये कहा था कि अब वो वक्त आ गया है कि हमें ये देखना है कि हमारा दुश्मन कौन है और दोस्त कौन है। और ये इशारा उसका पाकिस्तान की तरफ था। उस समय पाकिस्तान ने ये कहा था क्योंकि अपनी जान बचाना थी पाकिस्तान को, और उस समय चीन से उससे इतने नजदीकी संबंध नहीं थे पाकिस्तान के जितने अमेरिका से थे। तो पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया, और अगर नहीं देता तो अमेरिका का रुख पाकिस्तान के प्रति क्या होता है ये हमें बताने की जरूरत नहीं है।
अभी क्या हुआ, अभी जो कुछ भी हुआ उसका पूरा मध्यस्थता का श्रेय जो है वो अमेरिका और खासतौर से ट्रंप राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप है वहां के, वो लेना चाहते थे और वो गलत तरीके से लेना चाहते थे। असल में 10 तारीख को 3:30 बजे दोपहर में भारत और पाकिस्तान के जो डीजीएमओ स्तर के अधिकारी हैं, यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन, पाकिस्तान घबरा गया भारत के अप्रत्याशित हमलों से और उसने यहाँ के डीजीएमओ को फोन किया भारत के कि साहब हम युद्ध विराम चाहते हैं। और असल में भारत ने जो करना था वो लगभग अपने टारगेट को पूरा कर लिया था। उसने आतंकी अड्डे उनके प्रमुख जो थे 9 वो तबाह कर दिए थे। तकरीबन 100 से ज़्यादा आतंकवादियों को मार दिया था। और यहाँ तक के नूर खान एयरबेस जो है पाकिस्तान का, जिसके नज़दीक जो है किराना की पहाड़ियाँ हैं, और इसमें ये दुनिया इस बात को मानती है और लगभग ये बात सही भी है कि वहाँ किरानी की जो पहाड़ियाँ हैं वो चट्टानी पहाड़ियाँ हैं और उसमें सुरंग बना के पाकिस्तान ने अपने कुछ न्यूक्लियर हथियारों को रखा हुआ है। तो पाकिस्तान घबरा गया कि अब यहाँ तक अगर इंडिया आ गया है तो वो दिन दूर नहीं है कि जो हमारे न्यूक्लियर हथियारों पर भी वो चोट कर सकता है। तो वो एकदम से खुल के आ गया, कहले साहब हम युद्ध विराम करना चाहते हैं। और ये 3:30 बजे की बात है शाम को। अब ट्रंप पूरी नज़र रखे हुए थे और अमेरिका के पास तमाम खुफिया तंत्र है, सैटेलाइट्स भी हैं, बड़ा मजबूत उनका तंत्र है। ट्रंप को ये बात मालूम पड़ गई कि ये लोग युद्ध विराम पे लगभग सहमत हो गए हैं। तो इंडिया की तरफ से ये आना चाहिए था दुनिया के सामने कि साहब युद्ध विराम हम दोनों देशों में बातचीत हो गई और हम करना चाहते हैं। इंडिया तो सोच विचार में लगा रहा, अपने उच्च स्तर पर मीटिंग्स करता रहा और अभी घोषणा उसने नहीं की। और 5 बजे एक ट्वीट एक्सपर्ट डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया और ये कहा कि भारत और पाकिस्तान परमाणु युद्ध के मुहाने पे आ गए थे और बहुत ही खतरनाक मोड़ पे थे और मैंने मध्यस्थता करके और उनके बीच में समझौता करा दिया है। अब आप बताइए, समझौता पहले ही हो चुका था लेकिन वो श्रेय लेना चाहते थे और ये ट्रंप की हमेशा से आदत है ये। तो भारत ने इस बात का बड़े तीखे शब्दों में प्रतिकार किया और ये कह दिया कि ट्रंप का इस समझौते में मध्यस्थता में कोई रोल नहीं है। ये बात ट्रंप को बहुत नागवार गुजरी और जिस तरह से उन्होंने पूरी दुनिया के सामने अपनी चौधराहट जो है वो जाहिर की थी कि हमने ये मध्यस्थता करी और हमने ये समझौता कराया, तो वो सब उनका मिट्टी में मिल गया प्लान। इससे ट्रंप बौखला गए और बात सही थी चूंकि, और ट्रंप भी इस बात को जानते थे कि समझौता तो दोनों देशों के डीजीएमओ के स्तर पे बातचीत हुई है और इसकी पहल पाकिस्तान से हुई थी। वहाँ के डीजीएमओ ने फोन किया था इंडिया के डीजीएमओ को। तो ट्रंप को एक वक्त ऐसा आया 4-5 दिन के बाद कि इसको स्वीकार करना पड़ा कि साहब अमेरिका का कोई सीधा रोल इस मध्यस्थता में नहीं है, लेकिन अमेरिका इस पर नज़र रखे हुए था। पूरी जो भी हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में जो भी युद्ध की जो एकदम परमाणु युद्ध की स्थिति बन रही थी उस पर उसकी नज़र थी और उसने प्रयास जरूर किया था कि ये युद्ध रुक जाए। मध्यस्थता की बात से उसे इनकार करना पड़ा। इनकार तो कर दिया उसने क्योंकि तथ्य नहीं थे उनके पास कोई, और तथ्य हिंदुस्तान के पास थे। 3:30 बजे ये बिल्कुल क्लियर हो गया था कि युद्ध विराम पे दोनों देश सहमत हैं। तो अब अमेरिका ने जो है वो एक इसको गांठ बांध लिया और ये खासतौर से उन्होंने ये माना कि ये नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व ऐसा व्यक्तित्व है कि किसी के वर्चस्व को ये स्वीकार नहीं करना चाहता, और ट्रंप वर्चस्व अपना दिखाना चाहते थे अमेरिका का और अपना वर्चस्व थोपना चाहते थे इंडिया पे। तो ये हुआ कि ट्रंप ने गांठ बांध ली और ये मन में ठान लिया कि अब इंडिया को जो है हम सबक सिखाएंगे, और मोदी को खास तौर से। तो ये देखिए बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूं और ये बिल्कुल सच्ची बात है। उसके बाद से जो घटनाक्रम बदला है उसके बाद जैसे ही ट्रंप ने ये समझौता जो हुआ और ट्रंप ने इसका श्रेय लेने की कोशिश की, तो जो चीन से उसके रिश्ते टैरिफ को लेके बहुत ही खटास में थे, वो समझौता ट्रंप ने बातचीत चल रही थी लेकिन वो तो ऐसे ही चलती रहती, इंडिया से भी चल रही, उससे क्या होता। लेकिन चीन से उसने जो है वो समझौता कर लिया टैरिफ के मामले में और कह दिया कि साहब द्विपक्षीय समझौता हमारे दोनों देशों के बीच में हो गया।
ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन था जो चीन तो ट्रंप की आंख में हमेशा से खटकता रहा है और ऐसे खटकता रहा है जैसे कहा जाता है कि सुअर का बाल। तो चीन जो है सुअर का बाल बना हुआ था ट्रंप की नज़र में। लेकिन उसके बाद जिस तरह से ट्रंप ने चीन को विश्वास में लेके और ये समझौता किया, ये इंडिया को एक सबक था कि देखिए आप अगर नहीं मानेंगे तो हम चीन से भी हाथ मिला सकते हैं और आपकी ऐसी हम कर सकते हैं। ये सबक देना चाहता था अमेरिका भारत को। मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री, वो बहुत ही दबंग किस्म के नेता हैं। उन्होंने इसका कोई संज्ञान नहीं लिया और बहुत हल्के तौर पे लिया कि साहब व्यापारिक समझौते जो हैं वो तो इस तरह से होते ही रहते हैं, कोई उसमें नई बात नहीं है। लेकिन अमेरिका का रुख एकदम बदल चुका था। वो अमेरिका जो पहले से ही ये कहता रहा है, युद्ध हुआ ही नहीं था शुरू, और उससे पहले ही वो कहता रहता था कि अगर परिस्थितियां बदलती हैं और हिंदुस्तान पाकिस्तान पे हमला करता है तो हम पूरी तरह से हिंदुस्तान के साथ खड़े नजर आएंगे आपको। वो ट्रंप ने अपना नजरिया बदल लिया था। इधर पे आप देखिए कि अभी ट्रंप ने जो सीरिया के जो इस समय राष्ट्रपति हैं, तो वो आईएस के आतंकवादियों की सूची में बहुत टॉप पे उनका नाम रहा है, बगदादी के बाद उनका नाम रहा है, और वो सीरिया के इस समय राष्ट्रपति हैं। और पाकिस्तान जो है ये हमेशा से ये बात जब से युद्ध विराम हुआ है उसको बड़ा गहरा सदमा बैठा है, और वो ये जान रहा है कि दुनिया ये समझ गई है कि हिंदुस्तान जो कुछ भी ये लड़ाई युद्ध कहा जाए या जो भी कहा जाए या सीज फायर कहा जाए, इसमें जीत हिंदुस्तान की हुई है, पाकिस्तान हार गया। तो अपनी पोजीशन को बरकरार रखने के लिए तरह तरह के हथकंडे पाकिस्तान अपना रहा है, नवाज शरीफ अपना रहे हैं। और वो नवाज शरीफ जिन्होंने सीज फायर के बाद ये बयान दिया था पाकिस्तान की आवाम को संबोधित करते हुए कि साहब हम ये बड़े मजबूरी में ये सीज फायर कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम ये सीज फायर नहीं करते तो बहुत मुमकिन है कि पूरा का पूरा पाकिस्तान इंडिया के कब्जे में चला जाता। वो शहबाज शरीफ जब इस तरह का उन्होंने बयान दिया और ये भी कहा था उन्होंने कि हमारे इस लड़ाई में दुनिया के किसी भी देश ने खुलकर हमारा साथ नहीं दिया, सिर्फ तुर्की के। वो उसमें उन्होंने नाम लिया था, यूएई का भी लिया था, सऊदी अरब का भी लिया था, कतर का भी लिया था, यानी कई मुसलमान जो कंट्रीज हैं, इस्लामिक कंट्रीज हैं, उनका खुल के उन्होंने नाम लिया था और ये कहा था कि इन्होंने भी हमारा साथ नहीं दिया, जबकि ये हमारे भाई हैं। अब भाई किस तरह से कहते हैं वो? देखिए तुर्की का आप जानते हैं कि 2023 में जब तुर्की में भूकंप आया, बहुत विकट भूकंप आया, तो दुनिया का पहला देश हिंदुस्तान था जिसने तुर्की को आर्थिक मदद पहुंचाई और मेडिकल मदद दी और तमाम तरह से मदद तुर्की की अपना यहाँ से सैन्य बल भी कुछ भेजा उनकी मदद के लिए, और तमाम साजो सामान और खान पान और दुनिया भर की चीजें दी। तो ऐसा गद्दार देश तुर्की है जो अभी 23 से अभी कितने दिन हुए हैं आप बताइए, 1.5 साल लगभग वक्त हुआ है, लेकिन उसने पाकिस्तान का साथ दिया। और पाकिस्तान का साथ क्यों दिया, ये सवाल सबके मन में है। तो इस्लामिक कंट्रीज जो हैं उनके बीच में एक करार रहता है अघोषित तरह का, और वो करार क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। यानी हम दोनों देश या हम सारे देश इस्लाम को मानने वाले देश हैं, अल्लाह को मानने वाले देश हैं, और उस परंपरा को मानने वाले देश हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब यह है कि अल्लाह के अलावा कोई दुनिया में इबादत के योग्य नहीं है, चाहे वो क्रिश्चियंस के गॉड हों या हिंदुस्तान भारत के देवी देवता हों या कोई और देश के कोई भी पूज्य हों, इष्ट हों, वो नहीं मानता। वो कहता कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के योग्य नहीं है, और जो अल्लाह को नहीं मानता वो काफिर है और वो हमारा दुश्मन है। ये इस्लाम का एक कॉन्सेप्ट है, वो कुछ भी कहते रहें लेकिन हकीकत यही है। तो तुर्की ने वो ला इलाहा इल्लल्लाह, क्योंकि ये हमारे भाई हैं, ये वहाँ के राष्ट्रपति ने ये बयान दिया था कि हम अपने भाइयों की मदद के लिए हमेशा तत्पर थे और हमेशा रहेंगे। और उन्होंने न केवल ड्रोन दिए 350-400, तो ड्रोन क्या एकदम से जो एक साथ 400 लगभग ड्रोन पाकिस्तान ने इंडिया पे अटैक किया था, हालांकि इंडिया ने उनको सब नाकाम कर दिया, वो यहाँ कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाए, लेकिन वो सारे ड्रोन जो हैं वो तुर्की के थे जो पाकिस्तान को गिफ्ट किए थे। अच्छा, इधर चीन जो है खुल के पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था, लेकिन
वो उस तरह से दुनिया के सामने नहीं आया चीन के, जिस तरह से ये लगे दुनिया को कि यार ये अपनी आर्मी भी भेज रहा है और उनको गाइड भी कर रहा है। हथियार दिए चीन ने पाकिस्तान को, खुल के दिए। जो भी मिसाइलें और जो एयर डिफेंस सिस्टम और यहाँ के जो विमानों को जो युद्धक विमान थे हिंदुस्तान के, उनको नाकाम करने के लिए जो इस्तेमाल किया जा रहा था पाकिस्तान में सिस्टम, वो चीन का दिया हुआ सिस्टम था। हिंदुस्तान S-400 जो सिस्टम को यूज कर रहा था वो रसिया का दिया हुआ था, वो पाकिस्तान चीन का कर रहा था। और चीन का सिस्टम जो है वो फुस साबित हुआ, वहाँ की मिसाइलें फुस साबित हुई, तुर्की के ड्रोन फुस साबित हुए इंडियन हथियारों के सामने और यहाँ के आर्मी के जज्बे के सामने। तो इससे एक पूरी दुनिया में एक संदेश गया कि हिंदुस्तान जिसने रसिया की मदद से ब्रह्मोस मिसाइल बनाई थी, उसका पहली बार इस्तेमाल किया गया खुल के। तो हिंदुस्तान बहुत आगे है और टारगेटेड जो हमले हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर किए, वहाँ के आतंकी अड्डों को तबाह किया, वहाँ के एयरबेस 10-11 तबाह कर दिए। तो ये जो मिसाइलें हैं, आकाश मिसाइल और ब्रह्मोस मिसाइल, ये इसमें हिंदुस्तान का, भारत का जो है, इनका मेक इन इंडिया वाला मामला है। तो ये बहुत बड़ी बात थी और इससे एक बहुत बड़ा संदेश दुनिया में गया और ब्रह्मोस मिसाइलों की डिमांड भी दुनिया की तरफ से आई। फिलीपींस और कई दुनिया के देश ऐसे थे कि उन्होंने कहा साहब कि हम आपसे ये मिसाइल खरीदना चाहते हैं। अभी तक 2014 तक जब मोदी सरकार जब आई थी, बीजेपी की सरकार आई थी, तो हम जो है, यानी हम मतलब भारत देश जो हमारा है, वो AK-56 जो राइफल्स हैं उनकी गोलियां तक विदेश से मंगवाता था। और आज हम हथियारों के बहुत बड़े निर्यातक हैं और हम निर्यात कर रहे हैं अपने हथियारों का, और काफ़ी हम बड़े पैमाने पर निर्यात कर रहे हैं और अब मिसाइलों के भी ऑर्डर्स हम लोगों को मिल रहे हैं। तो आप समझिए कितना बड़ा परिवर्तन आया। अमेरिका इस परिवर्तन से घबरा गया क्योंकि अमेरिका हथियारों का सबसे बड़ा सौदागर है दुनिया में। जितने भी हथियार दुनिया में, हर देश चाहता है कि प्राथमिकता वो देता है अमेरिका को कि वहाँ से हथियार खरीदे जाएं। भारत ने जो राफेल विमान फ्रांस से खरीदे हैं, तो वो इसलिए खरीदे कि अमेरिका अपने F-15 जो उनके विमान है, लड़ाकू विमान, जो इस समय 4th और 5th जनरेशन के विमान माने जाते हैं, वो देना नहीं चाह रहा था, आनाकानी कर रहा था हिंदुस्तान के उनको देने के लिए। और इसलिए कर रहा था कि वो विमान असल में अमेरिका सिर्फ उन देशों को बेचता है जो नाटो के सदस्य हैं। हिंदुस्तान तो नाटो का सदस्य है ही नहीं। तो इसलिए हिंदुस्तान ने फ्रांस से वो विमान लिए, खरीद लिए। इससे भी अमेरिका को बड़ा उसको नागवार गुजरा के मतलब उससे मिन्नतें करने की बजाय कि आप हमें साहब F-35 दे दिए, हिंदुस्तान ने मिन्नतें नहीं की और फ्रांस से खरीद लिया। और राफेल का जो जलवा था वो अभी लड़ाई में पूरी दुनिया ने देख लिया कि किस तरह से पाकिस्तान पे अपने टारगेटेड अटैक्स जो हैं और मिसाइल को ले जाके भी और वैसे भी वो राफेल विमानों ने किए। तो अमेरिका हर तरह से इस समय तिलमिलाया हुआ है भारत से। वो नहीं चाहता कि उसके अलावा कोई और ऐसा देश हो दुनिया में जो हथियारों को सप्लाई करे और उस लेवल पे करे जिस लेवल पे वो करता है। और ये काम करने वाले 3-4 ही देश हैं दुनिया में। रसिया है, चाइना है, फ्रांस है। ये वो देश हैं जो इस तरह के हथियारों की सप्लाई करते हैं। तो इन सारे देशों से उसकी ठनी रहती है अमेरिका की हमेशा। अब उसी सब में भारत आ गया है तो भारत से भी जाहिर तौर पर उसकी ठन गई है। तो एक तो उसने खुल के चीन का मतलब व्यापार समझौता उसको स्वीकार कर लिया और अपना नुकसान फायदा देखे बिना। और दूसरा उसने क्या किया कि सीरिया के वो राष्ट्रपति को अपना और इसमें देखिए सऊदी अरब का बहुत बड़ा रोल है। सऊदी अरब एक ऐसा देश है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वो वैसे तो खामोश रहता है लेकिन आतंकवाद का सबसे बड़ा पोषक देश सऊदी अरब है। पाकिस्तान को वहाँ बहुत ज़्यादा मदद उसने शुरुआत में पहुंचाई। वहाँ के मदरसे जितने भी होते थे, वहाँ के धार्मिक संस्थान होते थे, वो सऊदी अरब की आर्थिक मदद से चलते थे। ये दुनिया जानती है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन आजकल थोड़ा सा हाथ अपना सऊदी अरब ने खींच लिया क्योंकि जो भी ऋण के तौर पर, लोन के तौर पर उसने पाकिस्तान को आर्थिक मदद अभी तक दी है, पाकिस्तान वो पैसा लौटा नहीं रहा है और किसी देश का नहीं लौटा रहा है। चीन का भी नहीं लौटा रहा है। चीन का पैसा लौटाने के लिए असल में जो अभी IMF से उसने लोन लिया, और वो लोन इसीलिए लिया कि चीन की किस्त नहीं दे पा रहा था पाकिस्तान, तो अब वो उसमें से देगा
और आतंकवादियों का उसने कहा कि हम फिर से जो इनका ढांचा, इनका स्ट्रक्चर जो हिंदुस्तान के हमलों में धूल धूसरित हुआ है, उसको हम फिर से खड़ा करेंगे। यहाँ तक कह रहा है कि जो जो आतंकवादी वादी मारे गए हैं, उनके परिवारों को हम 1-1 करोड़ रुपए देंगे। अब वो भुखमरा देश पाकिस्तान, जिसके बाद जो रोना रोता रहता है, जिसके यहाँ 400-300 रुपए किलो आटा है, 400 रुपए किलो पेट्रोल, 400 रुपए लीटर जो है पेट्रोल है, और तमाम खाने 350 रुपए शक्कर है केजी। तो वो देश जो इतना भुखमरी के कगार पे है, वो देश कह रहा है कि हम 1-1 करोड़ रुपए देंगे आतंकवादियों के परिजनों को। और इसलिए कह रहा है वो कि वो आतंकवाद का पोषण जारी रखना चाहता। और इस लिहाज से अगर देखा जाए तो जो मसूद अज़हर है, जो वहाँ का एक बहुत बड़ा आतंकवादी है, उसके परिवार के 14 सदस्य मारे गए। तो इस तरह से आप समझिए कि 14 करोड़ रुपए तो उसी को मिलना है। और ये वहाँ के ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ, या वहाँ के राजनेताओं ने इसको बाकायदा खुल के कहा है, बयान है उनके, रिकॉर्डेड हैं सारी चीज़ें। तो अब समझिए आप कि वो वहाँ से और हिंदुस्तान ने इसका बड़ा विरोध किया था आईएमएफ से कि आप जो है इसको पैसा मत दीजिए पाकिस्तान को, क्योंकि ये आतंकवादी देश है और इसका जो इस्तेमाल करेगा ये आतंकवाद को बढ़ावा देने में करेगा। देखिए वही हो रहा है। लेकिन इसमें भी अमेरिका ने और ट्रंप ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई, और वो किस्त अगर अमेरिका उसमें सहयोग नहीं करता पाकिस्तान का, तो वो किस्त मिलने वाली नहीं थी पाकिस्तान को। अब आप समझिए कि वो अमेरिका जैसा देश जो कहता रहा, खुल के कहता रहा कि हम हिंदुस्तान के साथ हैं, लेकिन उसने साथ दिया, पाकिस्तान का लोन उनको स्वीकृत कराया। इसके अलावा जब ये सीज फायर हुआ और इसका श्रेय अमेरिका ने लिया, तो उसने हिंदुस्तान के मोदी की तो तारीफ की, साथ में शहबाज शरीफ की भी तारीफ की, और ये कहा कि बहुत बुद्धिमान नेता हैं शहबाज शरीफ, और जिन्होंने इसको युद्ध विराम को, हमारे प्रस्ताव को मान के। और ये बात सही है कि शहबाज शरीफ तो अमेरिका की शरण में गए ही थे, सऊदी अरबिया की भी शरण में गए थे, कतर की भी क्योंकि वो तो पिट रहे थे, और उन्हें लग रहा था कि यार किसी तरह से जान बचाओ। तो वो तो सबसे पूरे देशों से, दुनिया के ताकतवर देश हैं, उनसे कह रहे थे और कि युद्ध विराम कराओ साहब आप मध्यस्थता करके। तो उनके लिए तो ठीक है वो बयान ट्रंप का, लेकिन भारत के लिए कहीं वो, क्योंकि भारत ने कभी उनसे नहीं कहा कि आप मध्यस्थता कराइए। भारत तो जीत रहा था और सक्षम था, वो हर तरह से मुकाबला कर सकता था पाकिस्तान से। तो अब ये समझिए कि एक तो अमेरिका ने चीन से अपनी दुश्मनी को दरकिनार किया, और भारत को ये सबक देने के लिए कि देखिए हम ये भी कर सकते हैं, उसने व्यापार समझौता किया, और आगे भी वो चीन के प्रति सकारात्मक रुख रख सकता है अपना। ये बिल्कुल तय बात है, ये समझिए आप, क्योंकि अमेरिका एक ऐसा देश है जो किसी का मीत कभी रहा ही नहीं, आज से नहीं है, अमेरिका का इतिहास है, कभी नहीं रहा वो। तो अभी कैसे हो जाएगा? अमेरिका हमेशा, ट्रंप का भी ये देखिए, ट्रंप ने जो चुनाव जीता है वो इसी नारे पे जीता है कि अमेरिका फर्स्ट, यानी कि हम जो बाहर के लोग आके यहाँ नौकरियां हथियाते हैं और अमेरिकी लोगों का हक पे डाका डालते हैं, उनको नौकरियां नहीं मिलती, बाहर के लोग, तो हम उनको, उसने कहा था कि हम इनको यहाँ से अप्रवासियों को वापस भेजेंगे। इसके अलावा उसने तमाम ऐसे अपने घोषणा पत्र में, चुनाव में ये कहा था अमेरिकियों से कि साहब जो अमेरिका के लिए हित में होगा वो हम निर्णय लेंगे, वो ले भी रहे हैं। हालांकि उसका उल्टा असर हो रहा है, वहां की अमेरिका की जनता जो है, क्योंकि वहां लेबर बहुत महंगा है, और जो और देशों से जो लेबर आती थी वो अमेरिका को उनको बहुत बड़ा उनका योगदान है अमेरिका को आगे बढ़ाने में, उनकी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में। अभी एक नया ताजा उदाहरण आप देखिए कि एप्पल के जो सीईओ हैं, उनसे ट्रंप ने कहा कि आप हिंदुस्तान में फैक्ट्री नहीं लगाइए, क्योंकि वो चाइना से नाराज थे और वो इंडिया में आना चाहते थे। अभी भी एप्पल के फोन बनते हैं, लेकिन बाकायदा एक फैक्ट्री, बड़ा फैक्ट्री, उसमें 4-5 हजार लोगों को रोजगार भी मिलने वाला था। तो ट्रंप ने घोषित तौर पे ये कहा है एप्पल के सीईओ से कि आप इंडिया में मत लगाइए, आप अमेरिका में लगाइए। और अमेरिका में 13 गुना महंगा है लेबर। समझ लिया आप कितना नुकसान होने वाला है एप्पल को, उनका तो सारा मुनाफा ही चला जाएगा। तो उन्होंने अभी गोलमोल जवाब दिया ट्रंप को, उन्होंने कह दिया कि साहब हम इस पर विचार करेंगे। एकदम से तो कोई किसी राष्ट्रपति को, अपने उन्हीं के देश का एप्पल जो है कंपनी है, और अपने देश के राष्ट्रपति को कैसे वो एकदम से इनकार कर सकते हैं? तो अभी उन्होंने कुछ कहा नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल तय है कि वो अभी वहाँ लगाने वाले नहीं है। वो उनकी प्राथमिकता में इंडिया ही है, क्योंकि यहाँ पे उनको बड़ा मुनाफा होता है, और जो लेबर है यहाँ बहुत सस्ती लेबर है इंडिया में। और ये
और भी देशों से जो लेबर जाती है, चाहे वो चोरी छिपे जाएं, जो अप्रवासी जिनको ट्रंप ने हथकड़ी लगा लगा के वापस भेजा, खासतौर से हिंदुस्तानियों को, तो वही ट्रंप हैं जो कहते हैं कि मोदी हमारे दोस्त हैं और हम हिंदुस्तान के दोस्त हैं। अब देखिए कैसा सलूक उन्हें हिंदुस्तानियों किया। ये कोई तुक थी कि आप हथकड़ी लगा के भेजें? अरे आप वापस भेज देते। इंडिया कब मना कर रहा था? मोदी जी ने कब मना किया था कि हम प्रवासी, वो तो खुद कह रहे थे कि हम इसके फेवर में नहीं है, और अगर इस तरह से कोई अवैध रूप से किसी देश में घुसपैठ करता है तो उसको देश में लौटाना चाहिए। हिंदुस्तान ने भी लौटाया, अभी बांग्लादेश में भी लौटाया, म्यांमार में भी लौटाया। वो ये काम तो हिंदुस्तान भी कर रहा है, तो वो तो खुद इसके फेवर में था। लेकिन ट्रंप ने ये दिखाने के लिए कि देखिए हम हमारी नजर में इंडिया के लोगों की क्या वैल्यू है, वो एक उन्होंने हरकत की जो किसी को भी इंडियन को नागवार गुजरी। और स्वयं मोदी जी को अब चूंकि तमाम हित अमेरिका से जुड़े हुए हैं, तो इस तरह खुल के विरोध तो नहीं किया मोदी जी ने या उनकी सरकार ने, लेकिन वो दबे तौर पे तो विरोध हो ही रहा है उसका। तो एक ऐसा देश अमेरिका जो जिसकी कथनियों करनी बिल्कुल अलग है, मैं ये कहना चाहता हूं। कहता कुछ है, करता कुछ है। अच्छा, एक और आप इसमें जो भारत ने जो पाकिस्तान पे हमले किए, तो एक चीज और खुल के सामने आई है कि रसिया जो हमारा मित्र देश है, अमेरिका के बारे में तो डाउट हो सकता है, रसिया के बारे में कोई डाउट नहीं है, क्योंकि बहुत पुरानी दोस्ती हमारी रसिया से है। तो वो रसिया, उसने जो है खुल के भारत का साथ बिल्कुल नहीं दिया इस युद्ध में। भले ही पहले वो आपूर्ति कर चुका था S-400 और तमाम जो हथियार हैं, वो तो इंडिया को पहले ही मिल चुके थे, और वो ये कहता रहा कि हम भारत को सपोर्ट करेंगे, लेकिन किया नहीं उसने किसी भी स्तर पे। एक भी बयान जिस तरह से अमेरिका की तरफ से आया कि हम खुल के भारत के साथ खड़े हुए हैं, रसिया की तरफ से नहीं आया। तो अब ऐसा क्यों हुआ? असल में जब यूक्रेन से रसिया की जो लड़ाई है और जो चल रही है, लगभग अब 1.5 साल होने वाला है, उसमें भारत ने भी तो रसिया का साथ कभी खुलकर नहीं दिया। भारत हमेशा न्यूट्रल बना रहा, और मोदी जी हमेशा ये कहते रहे कि युद्ध किसी समस्या का हल नहीं है और युद्धों से समाधान नहीं निकलते, बातचीत से समाधान निकलेंगे, तो न्यूट्रल रहा। जबकि चीन ने खुल के रसिया का साथ दिया, और उसने ये कहा था कि अगर ये युद्ध बढ़ता है तो हम रसिया को हथियार भी शेयर करेंगे और हम अपनी सेना भी शेयर करेंगे। उत्तर कोरिया और चीन, दो ऐसे देश थे जिन्होंने खुल के रसिया का साथ दिया, इंडिया ने नहीं दिया। और इंडिया ने तो ये किया, हमारे मोदी जी ने भी और हमारे और नेताओं ने, हमारे विदेश मंत्री ने, कि वो रसिया के राष्ट्रपति पुतिन से भी मिलते रहे, और यहाँ पे जेलेंस्की जो यूक्रेन के राष्ट्रपति थे उनसे भी मुलाकातें करते रहे। और इसीलिए करते रहे कि वो ये दिखाना चाहते थे कि हम तो इस युद्ध में न्यूट्रल हैं, हम किसी के साथ नहीं है। तो अब रसिया ने भी मौका पड़ा तो उसने भी दिखा दिया कि देखिए आप हमारे साथ ये कर सकते हैं, तो हम भी आपके साथ ये कर सकते हैं। तो इस बार हम, भले ही वो हमारा देश है और दोस्त मित्र देशों में उसका शुमार होता है, लेकिन इस बार का जो रवैया था, उसका नजरिया था, वो बदला बदला था। तो आप समझिए कितने समीकरण इस युद्ध ने जो बदल दिए हैं। हालांकि इसको हिंदुस्तान ने कभी युद्ध नहीं कहा, लेकिन वो है युद्ध, क्योंकि पाकिस्तान पनाह मांग गया, 4 ही दिन में उसको दिन में तारे नजर आने लगे। तो युद्ध तो है ही वो। लेकिन जो वो चीन जो खुल के पाकिस्तान का साथ दिया, जिसने रसिया का रुख उसकी तरफ रहा इनडायरेक्टली, तभी तो उसने नहीं कहा इंडिया से। वो ये जान रहा है कि आतंकवाद का पोषक देश है पाकिस्तान, और रसिया जो है वो, चाइना अगर उसको सपोर्ट करता है तो आतंकवाद का सपोर्ट कर रहा है। लेकिन उसके बावजूद राष्ट्रपति पुतिन ने जो है वो भारत का साथ नहीं दिया। तो आप समझिए कि ये जो समीकरण बदल रहे हैं, इधर पे अमेरिका का हाथ मिलाना सीरिया से, और वो सीरिया जिसमें वो अमेरिका जो नेता वहां के राष्ट्रपति हैं, उन पे $1 करोड़ का इनाम था, और अमेरिका ने ही वो घोषित करवाया था। तो सोचिए आप कि उस देश के लिए वो अमेरिका ने अपना स्टैंड बदल दिया। तो अब आप देखिए कि किस तरह से दुनिया में समीकरण बदल रहे हैं। एक लड़ाई ने कितने तौर पे समीकरण बदल दिए हैं। तो ये भारत के लिए चिंता का विषय है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि मोदी जी का व्यक्तित्व जो है वो एक आध्यात्मिक व्यक्तित्व है, वो किसी डरते नहीं है।
और वो अपने निर्णय ले रहे हैं, और अभी तक ऊपर वाला ईश्वर हमारी मदद कर रहा है कि अभी तक तो कोई हम किसी से कोई खतरा नहीं है किसी देश से। सारे देश भी एक हो जाएंगे तो मोदी झुकने वाला नहीं है। ऐसा व्यक्तित्व का नाम नरेंद्र मोदी है। अब आगे क्या होगा ये वक्त बताएगा। लेकिन प्यारे दोस्तों, हम फिर कभी आगे किसी एपिसोड में आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन जो मुद्दे हमने उठाए हैं आप समझिए कि वो वाकई बहुत गंभीर मुद्दे हैं। धन्यवाद।